आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, उर्दू ज़बान के ये अशार आज भी खून को गरमाने और वतन अजीज़ पर अपनी जान को कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मगर दोस्तों, अब इतना भी आसान नहीं है जंग आज़ादी में मुस्लिम कौम को नज़रअंदाज करना। ये मुस्लिम कौम ही है जिसने आज़ादी का बिगुल बजाया था। आज़ादी की तारीख मुसलमानों के खून से सुर्खरू है। आज भी हमारे वतन का ज़र्रा ज़र्रा मुसलमानों के खून से लबरेज है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज की नस्ल ने अपने ही असलाफ के कारनामों से नावाकिफ़ है। और इसी ख्याल के पेश नज़र आज़ादी के मौके पर मुंसिफ टीवी ने तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का रोल के उन्वान से इस डिबेट का इंतज़ाम किया है, जिसमें अहले इल्म हजरात हिस्सा ले रहे हैं। डिबेट में हिस्सा लेने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक राज्यसभा मेंबर जनाब अजीज़ पाशा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महबूब बादशाह साहब, प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और उनके अलावा हमारे साथ में तेलंगाना स्टेट कांग्रेस के लीडर हैं जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। आपका भी इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के इस खास पेशकश में। और हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं हिस्टोरियन जनाब सैयद नसीर अहमद साहब। आप तमाम हजरात का दिली इस्तकबाल है। आज एक बड़ा सवाल अब ये उठता है कि इस वक्त हम अगर जिस दौर से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो तहरीक में हिस्सा था उसको कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है सबसे पहले कि क्या अब हमारी ही कमी नहीं है इसमें कि मुसलमान खुद अपने ही लोगों को पहचानते नहीं हैं, अपनी ही जो हिस्ट्री है, अपनी ही जो इतिहास है उससे कहीं ना कहीं हम नावाकिफ़ हैं। इसके लिए कितना जिम्मेदार ठहराते हैं हम खुद को? नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने सही ये छेड़ी है, सही सवाल आपने छेड़ा है जी। कहीं ना कहीं जो है सामने वालों पर जो है उंगली उठाने से पहले बिल्कुल हमें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ ये जो आज के दौर में जो ये मसला है कि नौजवान नस्ल हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियों को जो नहीं समझती है, नहीं जानती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी कुछ हिस्टोरियंस की भी जिम्मेदारी है, कोई सियासतदान भी है, सहाफ़ी भी है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को जो है मंजर आम करे। हमें बताना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ऐसे ही चुप आज़ाद नहीं हुआ, जिसमें हमारे खून है। हाँ। हिंदुस्तान की तारीख़ उठा के देखिए, हिंदुस्तान की जो है मुजज़ में जो है चीख के गवाही दे रही है कि इसमें मुसलमानों का भी जो है बराबर का खून, यहाँ तक कि कई मुकामात ऐसे है, ऐसी जगह है हिस्टोरियंस ने बताई है कि जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा जो है बलिदान और शहादत दी है। बिल्कुल इसलिए मैं समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को मिलकर एकजुट होकर इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, एक तहरीक चलाना चाहिए। और हमारे एजुकेशन सोसाइटीज़ में भी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी, इन इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड एज वेल एज इन स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमें ये जो है ये चीज़ पढ़ाने की ये ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ पर हमारे इल्मी इदारे हैं, जैसा कि हमारे मदरसे हैं, हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर भी ये चैप्टर होना चाहिए, जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के मुतालिक जो है एक चैप्टर हो, उसके ऊपर एग्ज़ाम भी होना चाहिए, उसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स भी होना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल को जो है ये मालूम होना चाहिए। और सोशल मीडिया में भी जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लीडर्स है, जैसा आप जैसे लीडर, सीनियर लीडर्स है, और जो हमारे जो तालिब इल्म हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हो सकते हैं, आप जैसे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, तमाम लोग जो है मिलजुल कर अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले नस्ल को इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल।
अजीज पाशा साहब, आपसे सवाल है मेरा कि आप साबिक रुकने असेंबली हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, आप राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, आपने उस चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा है, क्योंकि आज एक मुहिम सी चलाई जा रही है कहीं ना कहीं, जो मुस्लिम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो शहीद रहे हैं, उनके नामों को उन किताबों से हटाया जा रहा है, जिन किताबों में उनके नाम थे उनका वो चैप्टर तक बदला जा रहा है। आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं और सियासत पे आपकी बहुत गहरी नज़र रही है, क्या लगता है कि एक सियासी चाल है इसको मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस तहरीक से हटाने के लिए, या इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, जैसे कि हमारे उन्होंने कहा? जी नहीं, मैं अपने हद तक समझता हूँ कि ये आज तो हम तारीख दौर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, मगर जो मुसलमानों का जो रोल है आज़ादी के लिए, उसको वो असल रोल नाकाबिल फरामोश है, और उसको तमाम लोग जो है ना ऐसा डेफिनेशन देते हैं गोया अपना कोई रोल ही नहीं है। अगर तारीख के अबवाब अगर उठाकर देखें तो पहली जंग आज़ादी, जिसको पहले हम गदर बोल के बोलते थे, कोई गदर नहीं है, वो आज़ादी की पहली लहर थी 1857 का, उसमें ज़्यादा लोग शहीद हुए मुसलमान। मगर अफसोस की बात है कि तारीख के चैप्टर्स उठाकर देखें वो अब उसमें कहीं नजर नहीं आता। खैर, आज तो एनसीईआरटी का तो हालत आप जानते हैं कि तमाम पूरा गलबा किन लोगों का है, फिरका परस्त ताकत, हिंदू फिरका परस्त ताकतों का गलबा है। अब परसों 2-3 नाम देखा, मैं देख के जरा अचंबा हुआ, मगर तमाम जितने भी सारी दुनिया के हिस्टोरियन, इंडिया की बात नहीं करूँ मैं, 220 हिस्टोरियंस है ना, ये एनसीईआरटी के जो तमाम पूरे तरमीम किए हैं उसके खिलाफ उन्होंने तनखीद की है। तो इसमें कई चीज़ें हैं, ना खुद ये मुसलमानों का रोल है, दूसरे कई साइंटिफिक चीज़ें भी जो है ना उसमें जोड़े गए हैं। तो ये पहली जंग आज़ादी से लेके आज़ादी तक जो मुसलमानों का जो रोल है वो बहुत ही कलीदी रोल है, और उस कलीदी रोल को कहना हमारे जो नौजवान है उससे नाशना है, और नौजवानों में खुद मुस्लिम नौजवान भी उससे नाशना है कि क्या रोल था। बिल्कुल, भगत सिंह शहीद वाकई उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। अशफाक अल्लाह खान महरूम को भी उनके बराबर रखना चाहिए। काकुरी केस जो है वो भी अपनी जान की कुर्बानी, वो भी बेचारा 27 साल का था। जब उनसे कहा गया कि भाई तुम सरकारी अगर बन गए तो तुमको फौरन रिहा कर दिया जाएगा, मुस्लिम एसपी साहब आके बोले, उन्होंने हरगिज नहीं, मैं इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जब मरूंगा तो मेरे लाश पे जो है ना ये मिट्टी, इस वतन की मिट्टी जो है ना मेरे सीने पे रखा जाए बल्कि। तो कौन जानते हैं ये तमाम हिस्ट्री को। तो ये हिस्ट्री बोलना, जैसे अभी शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल और तमाम लोग इससे नावाकिफ हैं, उसके लिए हम जो है ना खुशी की बात है कि मुंसिफ टीवी की तरफ से आज एक अहम मौजू पर, वो भी असल दिन जो इंडिपेंडेंस डे के दिन आपने मुज़ाकरा रखा है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई मामूली नहीं है। कई सैकड़ों नाम है जो गिनवाए जा सकते हैं जिन्होंने अपना रोल, तारीखी रोल अदा किया है, जान की कुर्बानी दी है। और कई लोग जो है ना, जिसको काला पानी बोलते थे उस जमाने में जब स्टूडेंट थे, आज तो इंडोमान निकोबार बोल रहे हैं, वहाँ पर हजारों के तादाद में लोगों को भेजा गया। उलमा इकराम, जो बहुत से ज्यादा उलमा इकराम वहाँ पर माल्टा को भेज दिया गया। तो ये अंग्रेज जो समझते थे ये कौम सबसे ज्यादा जो है ना जारियत से काम ले रही है, तो ये तमाम अगर उठाकर देखें हमको पता चलेगा। तो हम ये नहीं चाहते कोई चीज़ को मुबालगा आमेज तरीके से पेश करो, बोल के हकीकत को हकीकत बयान से बात कीजिए कि इसका कितना रोल है, उसको सराहना और उसके बारे में लोगों को याद रखना जरूरी है। वरना इससे हो रहा है कि आजकल का जो जहन है ना मफलूज होते जा रहा है। वो लोग जो है ना इन तमाम चीज़ों से नावाकिफियत होने की वजह से कई किस्म की फिक्रे कस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमने ये जो तस्करा छेड़ा इसको आगे बढ़ाना चाहिए और तमाम लोगों के सामने इस बात को उजागर करना चाहिए कि जो नाकाबिल फरामोश जो लोगों ने कुर्बानी दी, उलमाए कराम और दूसरे तमाम लोग, इवन ख़वातीन भी जो वो ताज्जुब खवातीन
जनरली जो है ना बाहर नहीं निकलते पर्दे के बाहर, मगर मुस्लिम ख्वातीन की भी अगर नाम गिनवाऊं तो बहुत हैं जी। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हम लोगों के सामने नहीं रखते, खुद अपने आप से हम नावाकिफ हैं जी। पहले अपने आप को वाकिफियत लाना, उसके बाद लोगों के सामने रखना ही, ये तमाम चीज़ों को ज़रूरी है। तो तारीख को कोई झुटला नहीं सकती। बिल्कुल। शहाबुद्दीन साहब, बड़ा सवाल ये है कि आज इंडिया गेट जो है हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है। आज इंडिया गेट पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया गेट पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। कमाल ये है कि 95,300 लोगों के वहाँ नाम लिखे हुए हैं जी, और उसमें 61,945 मुसलमान हैं। 95,000 में 61,945 तकरीबन करीब 65% से ज्यादा उस मुसलमानों के नाम लिखे हैं, जिनके नाम के आज भी वहां पर एक मशाल जलती है। लेकिन फिर भी हम क्यों इतने नाम वो चीख चीख कर खुद कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने भी जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन आज भुला दिया गया उनको। बिल्कुल भुला दिया गया नहीं भाई, कि आप जैसा देखिए मंसूबतन ये काम हो रहा है जी। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स जो है लॉन्च किया। उसमें आप देखिए कितने नाम हैं, उसमें तो घटा के 30% कर दिया जी। तो दिल्ली गेट पे जो लिखा वो सच है या नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी की हुकूमत की तरफ से जो नाम आए वो सच है? देखिए ये जानबूझकर मंसूबातन ये किया जा रहा है, और इसमें हम भी जो है हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया है कि दीवारें जो हैं चीख चीख कर गवाही दे रही है कि मैं भी शहीद हूँ, मैं भी शहीद हूँ। उसके बावजूद हमारी जो है नज़र उस तरफ नहीं क्यों नहीं जा रही है? जैसा कि अभी हमारे अजीज साहब ने, मेरे सीनियर ने ये कहा कि औरतों ने भी, जो ख़वातीन हैं वो भी जो है आगे बढ़े। मैं आपको एक डेटा सामने रखना चाहता हूँ। 1857 से लेकर 1858 यानी कि एक साल के दरमियान में सिर्फ 225 ख़वातीन शहीद हुए। 1857 से 1858 एक साल के दरमियान में सिर्फ 225 मुस्लिम ख़वातीन शहीद हुए। अब ये आप हमारे नौजवानों को कहाँ पर मालूम है? ये कौन पढ़ा रहा है हमें? स्कूल की जो एजुकेशन हुई उसमें तो हमें नहीं मालूम हुआ, हमारे लीडर्स के थ्रू हमको भी नहीं मालूम हुआ। हम जब आज रिसर्च कर रहे हैं, अब हम जब जो है हम दानिश्वरों से जब हम बात कर रहे हैं, मालूमात हो रहे, तो हमें ये चीज़ आकर अब मालूम हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, और हुकूमत की तरफ से तो मैं आपको, जैसा मैंने आपको अभी याद दिलवाया, जानबूझकर किया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि और उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। 2019 की जो डॉक्ट्रिन है मार्टियर्स की, उसके ऊपर हमको इंक्लूड करवाना चाहिए सारे नामों को। क्यों घट गए नाम? 35% नाम क्यों घट गए? 1 लाख तकरीबन में से जब 65,000 मुसलमान शहीदों के नाम हैं, तो ये नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं देखा जा रहा? और इसके खिलाफ हम तो आज तक कोई तंजीम आगे आई, ना कोई सियासी पार्टियां आगे आए, ना किसी ने भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई कि दिल्ली गेट में जो नाम है उसको घटाकर आप जो है डॉक्ट्रिन में जो है उसको 30% कर दिया जी। तो इसके ऊपर भी हमको काम करना चाहिए। एक मेरा अजीज पाशा साहब से सवाल है कि आज जो है टीपू सुल्तान, उनके नाम पर ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो टीपू सुल्तान का नाम लेने तक से जेल भेज दिया जा रहा है। यही हकीकत है ना आज टीपू सुल्तान के। लेकिन अगर टीपू सुल्तान का एक हम बैकग्राउंड उठाकर देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और शहीद भी हुए हैं। लेकिन आज उन्हीं टीपू सुल्तान को हमने भी भुला दिया है, और कहीं अब कुछ नाम लेवा हैं तो उनके इस तरह से जेल भेजा जा रहा है। इसके लेकर क्या कहेंगे आप? खैर ये तो सोचा समझा मंसूबा है। जो तंग नजरी के जो शिकार हैं वो नहीं चाहते कि किसी मुसलमान का नाम जो ना आगे रखे। मैं उस यही हैदर अली जो उनके टीपू सुल्तान के वालिद साहब थे जी, तो टीपू सुल्तान के छोटे भाई ने ये तमाम कश्मकश को देखने के बाद बाप से, वालिद साहब से दरख्वास्त की कि भाई ये खामखा है कि अंग्रेजों से घसने से क्या फ़ायदा, क्यों ना हम उनसे मफाहमत करें। तो फौरन ताली बजा के जल्लाद को बुलाया, बोले कि इसके पहले कपड़े निकाल के इसको 7 कोड़े लगाओ बोले। तो वो हैदर अली जो है ना, ये अनकम्प्रोमाइजिंग फाइट करने वाले, ये तंग नजर लोग क्या समझेंगे। खैर रही बात इंडिया गेट के बारे में, तो कंट्रोवर्सी है, माफ करना जी। उसके बारे में हम जो बोल रहे हैं वो मैं उसके बारे में जरा थोड़ा सा रिसर्च किया जी जी बताएं। तो वो जो मेजॉरिटी जो आप जो बता रहे हैं ना, तो उसमें 2-3 किस्म के जो है ना जो इकाइयाँ आई हैं जी एदाद शुमार में जी। तो खैर उसको
छोड़ दीजिए, एक बात तो ये कि पूरी आज़ादी की लड़ाई में 500,000 यानी 5 लाख लोग हैं शहीद हुए, वो कोई मामूली बात नहीं है। तो अब ये हमारे लोग तो हम बोलते हैं, मैं भी जाके इंडिया गेट के पास जाके देखा समझो, क्योंकि मेरा हेडक्वार्टर आजकल दिल्ली है। इससे पहले 74 to 78 दिल्ली था, फिर उसके बाद जब राज्यसभा मेंबर 6 साल था, जब भी दिल्ली में था, तो कई मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ। ये बात को भी मैं सामने रखते हुए देखा तो खैर उस चीज़ को बाजू रखते हुए जो भी हो, आज जो है ना इस बात को बुलाया जा रहा है, झुटलाया जा रहा है, ये बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत है कि मुसलमानों का रोल बहुत ना के बराबर है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब आप लखनऊ को जाइए, वहाँ का सबसे मोस्ट मॉडर्न, जैसा अपने पास एक ज़माने में आबिद सेना नंबर मेन सेंटर था, हजरत महल सेंटर है। बिल्कुल। हजरत महल कौन है? हजरत महल वही है रूलर जो सर हेनरी को ना शिकस्त दी अवध के मैदान में। तो कोई मामूली बात नहीं है। वो भी कब? 1857 30 जून को, जब आज़ादी की पहली लहर चली थी। तो वहाँ से शुरू होती बात। सिराजुद्दौला बेचारे जवानी में 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। बैटल ऑफ पलासी जो पहली मरतबा ये मीर जाफर, मीर सादिक, उधर एक मीर जाफर, इधर मीर सादिक, उसके ज़रिए से जो है ना इन्होंने तख्ता पलटा। तो तमाम तारीख देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी, बोलते थे फरंगी है नहीं रहना चाहिए, तो फरंगियों के खिलाफ अगर कोई कमर कस के मैदान में उतरे तो हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ मुसलमानों का बहुत बड़ी तादाद जो है ना इसमें अपने आप को शहीद करने के लिए भी सामने आए। शहाबुद्दीन साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि देखिए, मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए अजीज़ हैं, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद की, एक इतनी शानदार तहरीक रेशमी रुमाल तहरीक उन्होंने चलाई, लेकिन आज जो है अगर दारुल उलूम देवबंद का नाम लिया जाता है तो एक अलग ही भवें चढ़ जाती हैं। अगर हम पहले इन सारी चीज़ों पर जाएं तो कहीं ना कहीं उलेमाओं का एक बड़ा किरदार रहा है आज़ादी की लड़ाई में, और न सिर्फ रेशमी रुमाल तहरीक बल्कि कई तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुछ तहरीक खुद ने चलाई है उन्होंने। आज जो अगर बात करें दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं की या पूरे हिंदुस्तान के उलेमाओं की, तो कहीं ना कहीं एक वक्त वो भी था जब हर पेड़ पर एक उलेमा की लाश लटकी हुई थी, उनको शहीद किया गया था। लेकिन आज बिल्कुल हम भूल चुके हैं। हमने जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त तक इन दोनों चीज़ों को महदूद कर दिया है। अगर 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगी तो इन टॉपिक्स पे बात होगी। अदरवाइज़ हमारे जितने भी ये जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इसमें स्वतंत्रता में हिस्सा लिया है, बुला दिया गया बिल्कुल उनको। नहीं, वही तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है जी कि हम कैसे अपने हीरोज़ को जो है सेलिब्रेट करें। हमारे बुजुर्गों की जो है कुर्बानियों को हम कैसे बताएं, ये हमारा काम है, ये जिम्मेदारी हमारी। देखिए, उन्होंने ख्वाब देखा था जी, ख्वाब देखा था 18वीं सदी में देखा, 17वीं सदी में देखा, एक ज़माने से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने जब वो ख्वाब देखा था कि आज़ाद हिंदुस्तान, सबका हिंदुस्तान, वो देखा था हम लोगों के लिए, बिल्कुल हमारे लिए और आपके लिए देखा, उनका विजन था। और आप ये ताकत भी देखिए सामने कौन थी, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर। और कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर हम इस तरह की तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं तो शायद ये हमारे लिए ना हो, लेकिन आने वाली जो नस्ल है हमारी, वो इसका फायदा वही होता है। कोई भी तहरीक जो होती है आज के मौके को देखकर उसके ऊपर नहीं होती। जो भी रेवोल्यूशन आता है उसका जो है असर 40, 50 साल, 100 साल के बाद भी उसका जो है उसका एक जायजा लेते हैं। तो इतने दानिशमंद इंटेलेक्चुअल लोग जब शामिल थे जी, उसमें हमारे उलमाए भी थे, हमारे उलमाए, हमारे इमाम, हमारे मौज़म, जैसा कि आपने भी कहा कि कई लोगों को शहीद कर दिया गया था क्योंकि एक जामा मस्जिद में आपने फतवा दे दिया इमाम ने, तो वहाँ पर आके कत्लेआम किया। जलियांवाला बाग को भी जैसा हम बताते हैं सबसे बड़ा जो है तारीखी जो है मैसाकर है, उसी तरह से वो भी था, जामा मस्जिद में भी हुआ था उत्तर प्रदेश की। तो बात ये है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम कैसे सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ी बात मुझे जो गर्व महसूस होता है, जो मुझे खुशी होती है कि हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलके दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर से मुकाबला किया उस जमाने। बिल्कुल,
क्योंकि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, कई हुकूमतें आई, रोमन एम्पायर आया, पर्शियन एम्पायर आई, कई एम्पायर्स आ गए दुनिया में, आए और चले गए, मगर आज भी आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर आज भी जिंदा है कुछ ना कुछ शक्ल में जिंदा है। उस ताकत के खिलाफ हमने मुकाबला किया था सबने मिलके, बगैर कोई सपोर्ट के, ना किसी कोई भी ममालिक ने हमारे साथ किसी ने भी नहीं दिया था। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उनके जज्बे को 100 बार सलाम भी हम करें तो भी कम है, क्योंकि वो जो जज्बा था सुपर पावर से जो है लड़ना, उसके खिलाफ जाना, उसके खिलाफ जाकर जो है और मंसूबी के तरफ के तहत ऑर्गेनाइज होकर जिस तरीके से हमने काम किया है उसको हमें आगे बताना चाहिए। ये हमारा काम। अच्छा, यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंग्लिश जो है एक ऑफिसर थे उस जमाने में, उनका नाम हंटर था, ठीक है, उन्होंने इनकी किताब पब्लिश की। उस किताब में उन्होंने ये वाज़े तौर पर बताया है कि ब्रिटिश हुकूमत को सबसे बड़ा धोखा और ख़तरा वो मुसलमान है, और वो बुक पब्लिश भी हुई 1871 में हुई, और वो किताब जो है डब्ल्यू हंटर ने, जो कि वहाँ के जो ऑफिसर थे, उन्होंने लिखी थी। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब ब्रिटिश हुकूमत खुद वाज़े तौर पर ये कह रही है कि सबसे बड़ा हमको जो है खतरा मुसलमान की तहरीक से है, मुसलमानों के जज्बे से है, मुसलमानों के जुनून से है। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये बदबख्ती हमारी है कि जब वो लोग समझ गए थे, जब मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था 50-60 साल पहले, हम आज मुल्क आज़ाद होकर 70 साल के ऊपर हो गया है, आगे बढ़ चुका है, आज भी हम ये बात नहीं समझ रहे। बिल्कुल। तो ये कमी हमारी है, ये बदबख्ती हमारी है, इसलिए हम तमाम लोगों को इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी आप लोगों से क्या शहाबुद्दीन साहब, जैसे उन लोगों ने हमारे लिए तहरीक चलाई थी, तो क्या उन लोगों के लिए अब इस नस्ल को तहरीक चलाने की ज़रूरत है, उनको याद करने के लिए? बेशक मैं ये समझता हूँ कि हमको वापस से एक तहरीक चलाने की जो है नौबत आ चुकी है, क्योंकि ये ऐसे ही जो ये काम होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से हम तमाम लोगों को एक मुनज़्ज़म तरीके से सबको इकट्ठा होकर, जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे हिस्टोरियंस है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे क्या बोलते हैं आप, सहाफ़त से लोग जो सीनियर जुड़े हुए हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो है इसके ऊपर जो है तवील डिस्कशन होनी चाहिए, तहरीक चलना चाहिए, और इनको हम इनको जो है बराबर का दर्जा हमको दिलाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया शहीद भगत सिंह की बात होती है, नो डाउट शहीद भगत सिंह से बड़ा शहीद कोई भी नहीं रहा है, मगर अशफाकुल्लाह खान साहब भी रहे हैं, बिल्कुल वो भी तो रहे हैं। जैसा आपने बताया सिराजुद्दौला साहब, वो भी 24 साल की उम्र में वो भी जो है शहीद हुए हैं, उनकी भी उम्र देखिए। आप टीपू सुल्तान की बात की, वो भी हुए हैं। तो सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। और मुसलमान कहाँ नहीं है, किधर नहीं है। यहाँ तक कि छोटे से वाक़या में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है हिंदुस्तान से बाहर जो है लेके जाना पड़ा था, उसमें भी मुसलमान साथ है, जो बर्लिन तक पहुंचाया। बिल्कुल, मुसलमान कहाँ नहीं है। आप उठा के देखेंगे तारीख में हर जगह है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को भी तहरीक चलाने की ज़रूरत है इसके ऊपर। अजीज़ पाशा साहब, एक बड़ा सवाल है, हालांकि मैं उस चीज़ की बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन आप अगर देखेंगे कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू, यहाँ तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा स्टैचू, हालांकि मुसलमानों में स्टैचू की कोई वो नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर ये पीछे धकेलने की बात है कि कहीं भी इस तरह के कोई नाम नहीं लिए जा रहे हैं। चूँकि जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, तंग नजरी के शिकार है बहुत से हमारे सियासतदान जी। मैं जंग आज़ादी के सिलसिले में एक बात आपको कहूँगा जी, वो ये कि सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने करारदाद रखी पूर्ण आज़ादी यानी मुकम्मल आज़ादी के बारे में। उस वक्त इवन महात्मा गांधी भी जो है डोमिनियन स्टेटस, जैसा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो मलिका जो है ना, ये ब्रिटिश एम्पायर की अभी भी खाली वजीर आज़म अपना रहता, मगर रूलर जो है ना उधर से, तो डोमिनियन स्टेटस के लिए महात्मा गांधी तैयार थे। उन्हें उनका जहन ये था कि जल्द से जल्द अपने को इनको भगा देना चाहिए, अपनी हुकूमत कायम करना बोल के। मगर मौलाना हसरत मोहानी जो है, उनके साथ उनकी बीवी जो निशातुन्निसा, उनको कामरेड हसरत बोल के बोलते थे जी जी, बिल्कुल। तो दोनों है ना, उस वक्त अहमदाबाद सेशन में तो डिफीट हो गया, मगर 10 साल के बाद वो डोमिनियन, वो मुकम्मल आज़ादी का जो रेजोल्यूशन जो मौलाना हसरत मोहानी ने मूव किया था, वो करारदाद मंजूर जी। तो कोई मामूली बात नहीं है ये।
तो ऐसे कई चीज़ें जो है ना करारदादें, और जो इसमें जैसा खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी जो बोलते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो इवन जो अपना वहाँ का जलियांवाला बाग का जो वाक़या है, रोवल्ट एक्ट के साथ साथ सैफुद्दीन कुचलो को गिरफ्तारी के खिलाफ गमो गुस्सा था लोगों का। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम झुटला रहे हैं और इसको बिल्कुल फरामोश कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो ना आज की जनरेशन को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उनको जो है ना ये तमाम चीज़ों का याद दहानी देते हुए जो भी इसमें अपना रोल, अपना खून पसीना दिए हैं, उनको याद रखना चाहिए, तारीख को नहीं झुटलाना चाहिए। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि मुस्लिम लीग एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र आने के बाद हमेशा आलोचना की जाती है अजीज साहब, और लेकिन उनकी जो जद्दोजहद थी आज़ादी के लिए, जो उनकी जुस्तजू थी, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता। एक हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं विमल कुमार, वो कहते हैं कि जो आज़ादी में मुस्लिम लीग ने जो हिस्सा लिया था, जो उनकी मतलब उन्होंने जो किया है, वो कभी ठीक से जाना नहीं गया और लोगों को बताया भी नहीं गया। तो इसमें आप क्या कहते हैं? बस सही है कि मुस्लिम लीग के साथ फौरन टू नेशन थ्योरी सामने आ जाती, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आ जाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो समझते हुए पूरा मसख करने की कोशिश की जाती है, मगर जो उनकी किरदार था इससे पहले, जो काम उन्होंने किया, अगर वो तमाम मुख्तलिफ पहलुओं से अगर जायजा लें तो उससे अपने को पता चलता है कि उनका भी रोल रहा, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल। खैर, हो सकता है कि टू नेशन थियरी के बाद जो है ना उसकी वजह से मनफी पहलू जो है, मगर हम लोग जो मनफी पहलू को ज़्यादा उजागर करके उनके मुस्बिताना जो रोल है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। तो कई हिस्टोरियंस हैं जो है ना इन चीज़ों को बराबर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो हिस्टोरियन जो ना इन चीज़ों को देखें, देख कर जो ना लोगों के सामने असल क्या है, तारीख क्या कहती है, वो रखना चाहिए। अच्छा शाहबुद्दीन साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि NCERT की किताबों से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुग़लों का जो चैप्टर था वो हटा दिया गया, और अब जो है उसके बाद मांग उठी कि जो मुसलमान जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, कम से कम उनके चैप्टर जोड़े जाएं ताकि लोग उस बारे में जानें, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जी, इसमें क्या कहना? जी नहीं, उसमें कहना क्या है कि देखिए, हुकूमत उनकी है, वो जो चाहे करे, जैसा चाहे करे, वो तो करते आ रहे हैं। अब उनको जो है उनका सियासी जो इसमें मफाद है कि जितने नाम निकालेंगे उतना फ़ायदा है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बात की थी कि कैसे गुजराती उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे जो है हमारे हिंदू भाई उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप भी करिए, आपको कौन रोक रहा है? बिल्कुल। कमी अपने अंदर देखिए। मैं ये बात वही इतनी देर से ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमी हम में है। हम कब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जो है डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हाँ। किस पैमाने पे करते हैं? क्या कोई कल्चरल फेस्ट बनता है? अशफाक उल्लाह खान साहब को कितने दफ़ा याद करते हैं? अरे भाई, कमी हमारे में भी है, हमें भी करना चाहिए। हम ये जिम्मेदारी हम पर बनती है मेरे भाई, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें भी एक हमारे हीरोज़ को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, आगे बताना चाहिए। हमको ये तनकीद नहीं करना चाहिए, देखिए वो कैसा कर रहे हैं, हमें ये नहीं बताना चाहिए वो कैसा कर रहे हैं। जो भी है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, चाहे वो कोई भी रहो, बिल्कुल। मगर उसको जो सियासी जो है जो बनाकर जो सामने पेश कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, मगर हम भी कर सकते हैं। हम भी बताइए, आपको कौन रोक रहा है? मुझे कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? बिल्कुल। इसलिए मेरी ये बात है कि अभी जो जैसा NCERT के ऊपर जो आपने बात की, हुकूमत तो उनकी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री उनकी है, वो तो करेंगे। मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जब नरेंद्र मोदी की जब हुकूमत जाएगी, जब आप कांग्रेस पार्टी से या उनकी अलायंस पार्टियों से अब तवक्को कर सकते हैं कि चाहे भाई वापस इंक्लूड करवाएं। अब इसके ऊपर तो अब तहरीक ही चलाना पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम एहतजाज ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब करने के बावजूद नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है NCERT में मुगलिया सल्तनत के मुतालिक फिर चैप्टर चालू करेंगे, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल। बड़ा सवाल अजीज़ पाशा साहब आपसे है कि हमारे अशफाक उल्लाह खान एक मुस्लिम, राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू, दोनों काकोरी में काकोरी हिंसा उस मामले में लूट में शामिल थे, उनको लूट बताया जाता है और दोनों को फांसी होती है।
जब हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस देश के लिए बराबर की सज़ा ली है और बराबर की शहीद हुए हैं, बराबर का एक जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है, फिर अब जो है आज के अगर नज़रिए से हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक टारगेट करके किलिंग करी जा रही है, मुसलमानों का नाम पूछ के उनको मारा जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? खैर इस मामले में तमाम लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है जी, ये जो प्रेजेंट हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत तंगनजरी का शिकार है, वो कम्युनल है, फिरका परस्त, इसके ऊपर उनकी पूरी तहरीक मबनी है। तो वो कभी भी रोशन ख्याली से तारीख को सही तरीके से देखने वाले नहीं है। बिल्कुल, शायद अशफाकुल्लाह खां मरहूम हो या जितने भी उलमाए कराम हो, और जो लोग एक नहीं हज़ारों से नाम हम गिनवा सकते हैं जो लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उन तमाम चीज़ों को हटाया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा एनसीईआरटी में असल देखा जाए तो कोई दानिश्वर तबका नहीं है वहाँ पर, और जिसके लिए सारी दुनिया की, इससे पहले मैं कह चुका हूँ 220 हिस्टोरियंस इंडिया के नहीं है जी, रुमीला थापर जैसी मशहूर इंटरनेशनली फेमस जो लेडी है वो नहीं है, बल्कि सारी दुनिया से एक 220 हिस्टोरियंस ने कहा कि मुगल पीरियड का हटाना और जो तारीख को झुटला के दूसरे तरीके से लिखना ये बिल्कुल गलत है। तो खैर ये चंद दिनों तक चलेंगी ये, मुझे पूरी उम्मीद है। अब चूंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आएंगे जी, तो 2024 में उससे है ना बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। मैं तो बाउम्मीद हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इस मामले पे कि लोगों में ये जहनियत जाग रही है। अभी हम वो मणिपुर का वाक़या दें, 3 महीने से मणिपुर चल रहा है तो इनको कोई पड़ी भी नहीं है। उस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद था, हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर का था, एक 5 मिनट का टाइम पूछे तो प्राइम मिनिस्टर देने के लिए तैयार नहीं है, वो अमेरिका की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी बात नहीं की है। तो लोगों को तमाम हर चीज़ है ना पता चल रहा है कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद कर रहे हैं या हिंदुस्तान को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस अगर आएगी तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अगर कांग्रेस ने, नो डाउट कि कांग्रेस का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस का इतिहास रहा है या कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं उनका इतिहास रहा है, वो काबिले मतलब एहतराम है, उसको हम एहतराम करते हैं। लेकिन अब क्यों लगता है इस वक्त की कांग्रेस से, आपको क्यों लगता है कि ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, या जो एक रास्ता चल निकला है उस पर ही नहीं, वो नहीं चलेंगे? ऐसे क्यों लगता है आपको? चूँकि अब जो 26 पार्टियों का जो अलायंस है उसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं, दूसरे सेकुलर और डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो अब जो है ना किसी एक पार्टी की मनमानी तो चल नहीं सकती जी, तो इसमें तमाम चीज़ों को जमहूरी अंदाज में डिस्कस करना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी कभी जो है ना कांग्रेस पार्टी भी कुछ मसलहत की बुनियाद के ऊपर चंद चीज़ों को नज़रों से ओझल की जी, तो अब वो नहीं कर सकते। इसकी जो है ना हम भुगत रहे हैं उसकी वजह से। तो अगर तमाम चीज़ों को हकीकत पसंदी से अगर काम चलता तो आज है ना नौबत नहीं आती थी, समझिए। खैर वो बात को छोड़िए, अब जो है ना बिल्कुल रोशन ख्याली के साथ मैं समझता हूँ कि 26 जो अलायंस पार्टीज़ हैं वो अलायंस पार्टीज़ है ना तमाम चीज़ों को एक तरक्की पसंद तरीके से सोचकर बिल्कुल जमहूरी अंदाज में तमाम चीज़ों को रखेंगे। मैं बाउम्मीद हूँ उस मामले पर। कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब कदम हमें ही उठाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हमें बाकायदा तहरीक चलानी पड़ेगी इन सारी चीज़ों के लिए। तो क्यों हमारे हिस्टोरियन इस मामलों में पीछे हैं, या अगर वो उन्होंने लिखा है तो क्यों वो लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे उस तरह से? लिखा है तो लोग पढ़ते नहीं है, बेस्ट सेलिंग के पीछे जाएंगे ना। हिस्टोरियंस का भी जो काम है कि उन्हें भी तो पैसे कमाना है जी। हमारे लोगों में एक ये शऊर जो है बेदार करना पड़ेगा, उनको ये एजुकेशन देने चाहिए कि हमारे हीरोज़ कौन है कौन नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि आइडेंटिटी क्राइसिस हमको है, ये बात हमें मानना चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, इसके ऊपर बहुत बड़ी हम में बहस है। कुछ लोग अपना जो है लीनियज अरब में ढूंढते हैं, कुछ लोग ईरानियों में ढूंढते हैं, कुछ लोग यूरोप में ढूंढते हैं, कुछ लोग जो है बांग्लादेश में ढूंढते हैं। तो भाई बात ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल थे, है और हमेशा रहेंगे। हमें ये जानना है कि हमारे हीरोज़ कौन हैं। अब जैसा कि थोड़े दिन पहले तुर्की का एक सीरियल बहुत मशहूर हुआ, हम लोग जो है हमारे मुसलमान तबके नौजवान पूरा उसके पीछे पड़ गए।
भाई ज़रूर वो हमारे इस्लामी तहरीक का हिस्सा होंगे, मगर उन्होंने भी अपनी सल्तनत कायम की थी जी। आपको ये देखना है कि हमारे हिंदुस्तान को किसने आज़ाद करवाया, उनके ऊपर भी जो आप थोड़ा तवज्जो दीजिए, बिल्कुल उनके बारे में तो पढ़िए, उनसे हम हैं। हमारी अगर आप देखेंगे, अगर निकाल के देखेंगे कि मेरे माजी में कौन है और मेरा मुस्तकबिल कौन होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आपको अशफाक उल्लाह खान जैसे नाम आगे आएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नाम आगे आएंगे, खान अब्दुल खान के नाम जैसे आएंगे, इन्हीं के नाम आने वाले हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इससे हमें तहरीक चलाना पड़ेगा। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने अभी बताया है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत जाने वाली है, आने वाली हुकूमत से हमको ये उम्मीद है, और आप जैसे सीनियर कायदीन भी मौजूद हैं, आप लोग भी जो है बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पिछले गलतियां भी हुए हैं, जाहिर सी बात है, उससे कैसा सुधारें वो भी तो बात होगी। और मुझे उम्मीद है आने वाला जो कल रहेगा सुनहरा हिंदुस्तान, और हमारा जो हिंदुस्तान जो था वो वापस आएगा। नहीं, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अभी फिलहाल की अगर चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं एक होड़ लगी है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व को लेकर, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चल रही है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ सुनी जाएगी? कर्नाटक का इलेक्शन हुआ जी, ठीक है, एंड पोलिंग के वक्त जो है कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी का बयान आता है हम बजरंग दल बैन करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये भी जो है थोड़ा कम्युनल खेलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये क्या था फिर? किसी भी एक सियासी पार्टी, जबकि आपको मालूम है फ़िरका परस्ती का दौर चल रहा है, फ़िरका परस्ती के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट ले रही है, उस मौके पे राहुल गांधी आके ये बात कह रहे हैं कि मैं जो है बजरंग दल को बैन करूंगा, उसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है। तो ये उन तमाम लोगों के जो है ज़बानों पर ताला लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेलती है। अच्छा अजीज़ पाशा, बड़ा सवाल आपसे है, आपने ख़वातीन का जिक्र किया था, मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगा, जैसे कुलसुम सयानी, हाजरा बेबी, बाजी जमालुन्निसा, बेगम हज़रत महल अब्दी बानो बेगम और बीबी अमातस सलाम, हाजरा बेगम, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ ही चंद नाम इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। क्यों हम इस चीज़ को लेकर तहरीक नहीं चलाते कि इन्हें भी स्कूलों की थीसिस में शामिल किया जाए या स्कूलों के उसमें शामिल किया जाए, ताकि जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी जाने कि हाँ जो महिलाएं थी कितना ज़बरदस्त रोल उन्होंने अदा किया है। आसिफ अली जी, तो क्यों ना इसके लिए एक थीसिस हम लोगों की तरफ से शुरू की जाए। बात यह है कि सिलेबस जी, आज का जो सिलेबस आप देख रहे हैं जी जी जी, तो जब तक ये सिलेबस को सही अंदाज में नहीं रखा जाएगा ये तमाम चीज़ें नहीं आ सकती। ख़वातीन का रोल, वो भी मुस्लिम ख़वातीन जो पर्दा नशीन थे, उसके बावजूद भी जो है मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली की जो वालिदा मोहतरमा थे बी अम्मा जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, हज़रत मोहानी की जैसा उनकी महल निशातुन्निसा, जिनको कामरेड हजरत बोल के बोलते जी, 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 वो बहुत सारे औरतें, अरुण आसिफ अली जो है ना 1900 कब आज़ादी के 15 साल पहले वो जो ना गवालिया में मैदान में, टैंक मैदान पे झंडा लहराई। तो लोग जो है ना इन तमाम चीज़ों को मिनिमाइज करके कमतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जो तारीख तो तारीख है, कोई झुटला नहीं सकते। बिल्कुल, बस सिर्फ यही है कि कुछ लोग चंद दिनों के हद तक लोगों को जो है ना भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आज नहीं तो कल लोगों को तारीख देखना पड़ेगा, और सही अक्कासी में अगर देखें तो इन तमाम लोगों का, ख़वातीन का रोल और पूरे उलमाओं का रोल, जो उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, तमाम पूरे लोगों का रोल, एक तबके का देखने का नहीं है। आज़ादी में जो जो लोग अपनी जान की शहादत दिए, जाम शहादत दिए, उन तमाम लोगों के बारे में रखना चाहिए। तो सिलेबस को वो उसको सही ढंग से अगर रखें, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट है ना इस मामले पे जो है ना मुसलसिल है ना बात कर रहे हैं, समझिए बाहर से भी बहुत हद तक है ना दबाव पड़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है अब 2-3 नाम कुछ दानिश्वर लोगों के नाम आए, समझिए, नहीं तो जाहिल तबका बैठा हुआ था वहाँ पर, माफ करना मुबाला, मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मगर अब जो है ना 2 दिन पहले कुछ नाम आए तो देख के मुझे भी अचंभा हुआ। चलिए ठीक है, कम से कम 1-2-3 है ना
दानिश्वर लोग भी आए हैं, मगर उनका गलबा होना चाहिए ताकि तमाम चीज़ों का जो है ना ये सिलेबस को रिव्यू करें, ताकि आने वाला जनरेशन जो है ना उसको सही तारीख क्या है, तारीख में किसका क्या किरदार है वो मालूम हो, तो जब हम उसकी अजमत को समझ सकते हैं जी। तो उसके लिए कोशिश तो हो रही समझे, शायद सेकुलर फोर्सेस ने इस मामले में उनको है ना फतेह नसीब होगी, मैं समझता हूँ। अच्छा शहाबुद्दीन साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि क्विट इंडिया के नारे की अभी बात चल रही है। क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया, लेकिन अभी हाल फिलहाल का अगर जिक्र करें तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अब दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, दरकिनार क्विट इंडिया ही का एक वही एक नारा नहीं था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, ऐसे कई इनकलाबी स्लोगन्स जो है मुसलमानों ने दिया है और हमारी उर्दू ज़बान को में दिया गया है जी, बिल्कुल। और जो लोग उर्दू ज़बान को तरजीह नहीं देते हैं, अब आप देखिए उर्दू ज़बान से ही ये नारे लगाए गए हैं, इसी नारे से जो है अंग्रेज़ों को भगाया गया है, इसी नारों के जो है कि क्या जो ये रिज़ल्ट है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। बिल्कुल। तो उर्दू ज़बान की भी ताकत समझनी चाहिए, बिल्कुल। सिर्फ क्विट इंडिया ही नहीं, कई चीज़ें हैं और इसे दरकिनार करना भी चाहे तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी तारीख में मौजूद है। ये हमारे हिंदू भाइयों के भी ज़बान पर है, हमारे पंजाबी भाइयों के, सिख भाइयों के, ईसाई भाइयों के, सभी के ज़बान पर है। आप एक हद तक जो है तारीख को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, एक हद तक दबा सकते हैं, मगर जो तारीख जो इंटरनेशनल तारीख है उससे आप कुछ नहीं कर सकते। मोदी के वजह से कहीं भी आ जाएंगे, ऐसे कई प्रधानमंत्री फिरका पर जहनियत रखने वाले भी आ जाएंगे। ये इंटरनेशनल तारीख है हिंदुस्तान की, ये हमारी जो है घरेलू मामला नहीं था जी। इससे इम्पैक्ट पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश एम्पायर को हुआ। ये भी चीज़ ये जो है हमको बात करनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान के ताल्लुक से, कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया हिंदुस्तान ने। तो ये करने वालों से कुछ होने वाला नहीं है, हमारी तारीख़ का ये हिस्सा है, हमेशा है, उर्दू ज़बान में किया गया, उर्दू ज़बान में लिखा गया और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है। अच्छा अजीज़ साहब, आज भी बहुत सारे ऐसे ख़त हैं, ऐसे बहुत सारे हथियार हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान से इंग्लैंड ले जाई गई थी और उनको आज भी वहाँ पर संभाल कर रखा गया है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन सारी चीज़ों को जो क्योंकि वो हिंदुस्तान की हैं तो उनको वापस लाने के लिए एक मुहिम चलाई जानी चाहिए? खैर, हम अपनी विरासत से बात करने से पहले माफ़ करना, मैं एक अहम बात कहना चाहता हूँ जी जी जी। चूँकि तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है जी, जय हिंद जी जी का वर्ड देने वाले कौन है? आबिद हसन सफरानी, बिल्कुल, जो सुभाष चंद्र बोस के करीबी साथी थे, बिल्कुल। किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं। जय हिंद तो हर जगह मिलिट्री वाले भी, हर आदमी को जो है ना वो परचम को देखने के साथ ही तिरंगा परचम को जय हिंद बोलना पड़ता है। आखिर किसने इसको कॉइन किया जी? तो हम भुला दिए। तो ये हम बात में आपके सामने रखा। अब जहाँ तक आपका सवाल है, जो हमारे जो असलाफ ने जो ऐसी चीज़ें जो है ना रखी हुई थी जी, जो अब जो है ना वहाँ पर म्यूजियम है, मैं ब्रिटिश म्यूजियम में जाके देखा हूँ मैं जी। तो टीपू सुल्तान की तलवार के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जी, जो यहाँ से है ना ले जाके वो लोग रखे समझे। कोहिनूर हीरा, हाँ कोहिनूर हीरा है जी, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के मामले पर जो है ना दबाव तो पड़ रहा है, मगर ब्रिटिश हुकूमत अभी तैयार नहीं है। तो ये पूरा बैनुल-अक़वामी सतह पर इनके ऊपर डालना पड़ेगा कि ये जो जिनकी चीज़ जहाँ पर थी उसका जो है ना उनको वापस किया जाएगा। तो बेशक आपकी ये जो बात है बिल्कुल नहीं साहब, मेरा ये मेरी ये बात है कि बीजेपी हुकूमत से इतनी बड़ी तवक्को हम ये करने की जरूरत कर ही नहीं सकते। पहले हमारा लूटा हुआ पैसा ही नहीं ला सके, विजय माल्या को नहीं ला सके, नीरव मोदी को नहीं ला सके, उनसे हम तवक्को रख रहे कि हमारा कोहिनूर हीरा ला लेंगे, हमारा टीपू सुल्तान की तलवार ला लेंगे। ये तो होने वाली बात नहीं है। ये हुकूमत से नहीं बोल रहे हैं, ये हुकूमत से नहीं, हम लोग आवाम को उस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आवाम इसको एक नहीं, आवाम तो उठाएगी आवाज़, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये हुकूमत का काम है ना, ये जाके ब्रिटिश हुकूमत से बात करना। अब मैं और आप तो नहीं बात कर सकेंगे, ये उनका काम है। और मैं समझता हूँ कि डायलॉग के जरिए हो सकता है काम। पहले ये 224 का इलेक्शन आ रहा ना भाई, उसके बाद नतीजे क्या होते देखेंगे उसके बाद है ना इस बात को दोहरा सकते। अच्छा क्योंकि तेलंगाना में हम हैं और इसका हमने जिक्र किया है, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ
तो उस टाइम क्या हालात थे किसी से छुपे नहीं हैं। हम इस हालत में भी नहीं थे कि एक सुई बनाने के काबिल भी हों, लेकिन हम उन सारी चीज़ों से भी जूझते हुए आगे निकले। अगर बात हैदराबाद के निज़ाम की करें तो मीर उस्मान अली ने उतना ख़जाना दिया था, उतना सोना दिया था कि शायद आज तक किसी ने नहीं दिया। इंडिया की हिस्ट्री में उतना सोना सरकार को, हुकूमत को किसी ने नहीं दिया। तो क्या लगता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद क्यों पिछड़ रहे हैं? और बड़ा सवाल अब यहाँ पर मैं आपसे लास्ट आपका लेना चाहूँगा कि अपने हीरोज़ को, जैसे अगर बात हम सिख भाइयों की करें तो वो भगत सिंह के साथ आज भी उस में खड़े रहते हैं, और आज भी अभी कभी भी उनकी बातों में आप देखेंगे कि भगत सिंह की उसमें आती है उनके। आपने हिंदू भाइयों का जिक्र किया कि वो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर चलने लगे हैं। हम क्यों उस तरह से उस आगे नहीं बढ़ते और अपने जो हमारे हीरोज़ हैं उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? हीरोज़ का जिक्र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम हीरोज़ को जानते ही नहीं है। हमारे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, तालीम हासिल करेंगे तो उसके बाद हम आवाम के दरमियान में रखेंगे। पहली बात तो ये है कि हम हमारी तारीख से जो है हमको वक्फियत ही नहीं है जी। तो हमारे हीरोज़ कौन है, आज़ादी का मसला क्या हुआ, क्या पस मंज़र था, क्या हालात थे, क्या नतीजे निकले, क्या नताइज हो सकते थे, क्या मसले और बढ़ सकते थे, इसके ताल्लुक से हमारे पास मालूम ही नहीं है किसी को। तो अपने पहली बात क्या है कि डिटेल्ड हमको सेमिनार लगाना चाहिए, बिल्कुल डिटेल लेक्चर्स होना चाहिए, डिटेल प्रोग्राम्स होना चाहिए, टीवी प्रोग्राम्स, डिटेल प्रोग्राम्स होना चाहिए, जिससे हम आवाम को जो है एजुकेट करें। एजुकेट करने के बाद इनको जो है हीरोज मिलेंगे। अब आप देखिए क्यूबन रेवोल्यूशन के बारे में जब बात होती है आपको फिडेल कैस्ट्रो नाम आता है, चो गवारा का नाम आता है, आपको कई नाम आते हैं, लेनिन का नाम आता है, बहुत सारे नाम आते हैं। हमारे पास जब हम बात करते हैं हमारे पास चुनिंदा एक दो नाम भी नहीं आते सामने। तो इसका मतलब ये कि थरो इन्वेस्टिगेशन, थरो एजुकेशन ये हमको जरूरत है आज के दौर में। उसको जब हम हासिल करेंगे, तालीम को जब हम हासिल करेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ को हमारे नौजवान नस्लों को हम बता सकेंगे, ये देखो ये तुम्हारे हीरोज थे, जिसको तुम हीरो समझ रहे हैं, जो समझ रहे थे वो हीरोज हमारे लिए नहीं है। हमारे हीरोज ये है, इनसे आप सीखो, इनसे आप इंस्पिरेशन लो और आगे काम करो। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब जो है मैं इस सिलसिले में बिल्कुल आखिरी मैसेज कि हम जो है दो चीजों के हम शिकार हैं, लाइल्मी का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है जी। कि हम समझते हैं शायद हम अपने हीरोज के बारे में तो सामने वाला क्या समझता है कि कहीं आपने हमारे ऊपर फिरका परस्ती का मोड़ तो नहीं लगा देंगे। अरे हकीकत बयानी के लिए तुमको डरने की क्या जरूरत है, ये एहसास कमतरी है। तो वो एहसास कमतरी से हम आगे आकर हम जो ना हकीकत बयानी से काम लें, तब है ना बात आगे बढ़ सकती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो कहीं ना कहीं अगर जो हम इस सारी जो हमने हमारा इतने देर दानिश्वरों के साथ हम बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक चीज़ की लगी है कि जागरूकता की कमी है। जो हमारे हीरोज़ हैं, जो जिन्होंने बड़ा किरदार निभाया है जंग आज़ादी में, हम उनको भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे शाहबुद्दीन साहब ने कहा कि इसके लिए लेक्चर होने चाहिए, इसके लिए सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए। और हमारे अजीज़ पाशा ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हम अपने ही लोगों का जिक्र करते हुए डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हमारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम ना लगा दे। तो हमें इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। तो मेरी भी आप सभी से उम्मीद है कि अपने हीरोज़ को पहचानिए, अपने हिस्टोरियन को अपने जो हमारा अतीत है, हमारे लोगों ने किस तरह से इस जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है, किस तरह से हमारे लोग शहीद हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमें आने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तो अपने मेज़बान अब मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त, और मैं अपने सारे गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, और जो आप लोगों ने तफसील दी है, बहुत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक जागरूकता क्रिएट करेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने मेज़बान मुनीस अनवर को भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। शुक्रिया।